आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 5.3 जिसका क्वेश्चन 11 से शुरू करेंगे और इससे आगे वाले क्वेश्चन मैंने अगले वीडियो के अंदर करवा दिया, तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाके जरूर देखना। तो 11वां क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम अन पदों का योग, अन पदों का आपको योग दे रखा है 4n माइनस अन स्क्वायर है, अन पदों तक योग दे रखा है आपको 4n माइनस के अन स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा? तो आपको पहले ज्ञात करना है इसका प्रथम पद, यानी कि एक a1 ज्ञात करना है, एक तो आपको आगे ज्ञात करना है प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग यानी कि s2, प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है, वो क्या होगा? आगे दे रखा है दूसरा पद क्या है, आगे आपको दूसरा पद यानी कि a2 आपको निकालना है। इसी प्रकार तीसरा पद, 10वां पद और अन्वय पद ज्ञात कीजिए, आपको ये पद निकालना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसका पहले प्रथम पद निकालेंगे, फिर इसके बाद दो पदों का योग, उसके बाद प्रथम पद और सर्वांतर निकालेंगे, और उसके बाद आपको दे रखा है ये तीसरा, 10वां और अन्वय पद ज्ञात कीजिए। तो हम पहले आप यहाँ पर निकालेंगे, हमें दे रखा है, यहाँ लिखेंगे दिया है हमें प्रथम अन पदों का योग दे रखा है, प्रथम अन यानी कि एस अन बराबर दे रखा है 4n माइनस के अन स्क्वायर, ये हमें दे रखा है प्रथम अन पदों का योग दे रखा है ये। तो मैं पहले प्रथम पद निकालूंगा, तो यहाँ लिखूंगा अन बराबर 1 रखने पर, अन का मान 1 रखने पर, अन का मान 1 रखने पर, तो अन का मान मैं 1 रखूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अस अन यानी कि पहला पद का योग, और ये पहला पद हो जाएगा a1। असन यानी कि एक पद का योग, एक पद का योग पहला ही होता है, तो ये असन लिखो या a1 लिखो, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 अन की जगह 1 लिखना है, फिर माइनस का माइनस अन स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। इसके बाद इसको सरल करते हैं, 4 को 1 से गुणा किया 4 और 1 का वर्ग 1 होता है, और 4 में से 1 गया 3, तो ये हो गया प्रथम पद आपका आ गया 3। और इसमें पूछा था प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद होगा इसका 3, नीचे लिखेंगे प्रथम पद बराबर 3। आगे इसमें पूछा है प्रथम दो पदों का योग, तो मैं अब की बार अन की जगह लिखूंगा 2, तो यहां लिखेंगे अन का मान 2 रखने पर, अन का मान 2 रखने पर, अन की जगह मैं लिखूंगा अब की बार 2, तो यहां पर हो जाएगा अस2, अन की जगह 2 लिखूंगा, अस2 यानी कि दो पदों का योग आ रहा है हमारे, तो यहाँ के 4 का 4 इंटू 2, अन की जगह 2, फिर माइनस, फिर अन की जगह 2 का स्क्वायर, फिर इनको गुणा किया 4 को 2 से 8, और उसके बाद माइनस का माइनस, ये 2 का वर्ग होता है 4, तो ये आपके हो जाएगा 8 में से 4 गया 4, अस2 बराबर हो जाएगा 4, यानी कि दो पदों का योग आ गया 4, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम दो पदों का योग 4 है, प्रथम दो पदों का योग है वो 4 है। आगे इसमें प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, आगे पूछा दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद ज्ञात करना है, तो दो पदों का योग आ रहा है 4, यानी कि a1 प्लस a2, ये पहला पद ये दूसरा पद, इन दोनों का योग आ रहा है 4। पहला पद हमने अभी निकाला वो आ रहा है 3, तो यहाँ a की जगह 3 प्लस का प्लस a2 यानी कि दूसरा पद, और दूसरा पद हमें ज्ञात करना है बराबर में 4। आगे इसको सरल करेंगे, ये 3 प्लस में उस साइड जाएंगे माइनस के अंदर, तो 4 में से 3 गया तो ये बच गया a2 बराबर आ जाएगा आपके 1, तो दूसरा पद आ गया 1, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा पद यानी कि a2 बराबर 1 है, दूसरा पद आ गया 1। आगे पूछा है इसी प्रकार तीसरा पद, 10वां पद और अन्वय पद ज्ञात करना है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम पद तो हमने निकाल लिया जो आ रहा है 3, तो अब हम सर्वांतर निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे सर्वांतर जिसको लिखते हैं डी से, ये होता है, हम क्या करते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, दूसरा पद आपके आ रखा है 1, इसमें से घटाना है पहला पद यानी कि 3, तो माइनस के 3 में से प्लस के 1 जाएगा, तो ये आ गया माइनस के 2, तो इसका दूसरा पद आ गया माइनस के 2। अब हमें ज्ञात करना है तीसरा पद, तो तीसरा पद यानी कि a3 बराबर ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस 2d, a3 हमें ज्ञात करना है, तो a का मान यानी कि प्रथम पद 3, फिर प्लस का प्लस 2 इंटू d का मान, d का मान आया अभी माइनस के 2,
फिर 3, 2 को -2 से गुणा करूँ -4 बराबर हो जाएगा -4 में से 3 जाएगा, ये आ गया -1। तो इसका तीसरा पद आ गया -1 यानी कि A3 बराबर -1। आगे हमें पूछा है 10वां पद। 10वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A10 बराबर होता है A + 9D और A का मान है प्रथम पद यानी कि 3 + 9 × D का मान है -2। फिर हो जाएगा 3 और 9 को -2 से गुणा करोगे -18 और -18 में से 3 जाएगा तो 10वां पद आपका आ जाएगा -15। तो 10वां पद हो गया -15। आगे हमें पूछा अनुवा पद। तो अनुवा पद यानी कि an ज्ञात करने का सूत्र होता है A + कोष्टक n -1 D। a अनुवा पद ज्ञात करना, A का मान दे रखा है -3 फिर प्लस का प्लस n -1 और D का मान है -2। अब इस -2 को अंश से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 3 का 3, फिर इसको गुणा करूंगा तो ये माइनस का 2n और माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो प्लस के 2, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 3 और 2 ये प्लस के हो गए, 3 और 2 हो जाएंगे 5, 5 माइनस के 2n। तो इसका अनुवा पद आ जाएगा an बराबर 5 माइनस के 2n। और ये इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आगे हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन में ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। आपको 40 अंक का मान दे रखा है 40 धन पूर्णात्मक यानी कि धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, जो क्या है 6 से विभाजित है, जिसके अंदर 6 का पूरा पूरा भाग जाता है। इस प्रकार के आपको धन पूर्णांक ज्ञात करना है और वो भी 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो पहले तो हम लिखेंगे 6 से विभाजित कौन कौन से हैं धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, वो लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6 से विभाज्य धन पूर्णांक, 6 से विभाजित धन पूर्णांक हो जाएंगे जो एपी बन रही है, जैसे 1 छंग और 2 छंग 12, 3 छंग 18 और 4 छंग 24, इस प्रकार ये चलती जाएगी। इस प्रकार हमें 40 लेना है और उसके योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये एक हमें एपी प्राप्त हो गई, जिसका प्रथम पद हो गया 6 और सार्वंतर निकालेंगे तो भी आएंगे 6। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद जिसको लिखते हैं ए से, ए बराबर 6, सार्वंतर यानी कि दूसरे पद यानी कि 12 में से 6 घटाना तो सार्वंतर आ गया डी का मान 6 और अन का मान हमें दे रखा है अन बराबर इसमें दे रखा है 40, तो अन का मान हो गया 40। 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे एपी के अन पदों तक का योग, एपी के अन पदों तक का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है असन बराबर अन बट्टा 2, असन बराबर अन बट्टा 2 2a कोष्टक प्लस n -1 और d फिर कोष्टक बंद। n का मान हमें दे रखा है 40 यानी कि अस 40 बराबर इस n की जगह लिखेंगे 40 बट्टे के अंदर 2, फिर 2 × a का मान हमें दे रखा है 6, फिर प्लस का प्लस n का मान 40 - 1 और d का मान अभी निकाला जो है 6। अब इसको सरल करते हैं, 2 के बाद से 40 गया 20 बार, तो यहाँ पर तो आ गया 20, फिर 2 को 6 से गुणा किया 12, फिर प्लस का प्लस 40 में से गया 39 और इसको गुणा करवानी है 6 से, फिर आपके यहाँ पर हो गया 20, 39 को गुणा कराते हैं 6 से, तो यहाँ लिखेंगे 5 × 45 और 54, 4 अंशल 5, 3 छंग 18 और 18 और 3 छंग 18, 18 और 5 हो गए आपके 23, ये हो गए 23। तो इनको गुणा कराने पर 234, तो 12 + 234। अब अंदर वालों को जोड़ेंगे और उसके बाद 20 से गुणा कराएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 20 × इनको जोड़ते हैं 2 और 4 और 2 हो गए आपके 6, 3 और 1 हो गया 4 और आगे 2 का 2। अब 246 को गुणा करवानी है 20 से, 246 इंटू करने 20, तो ये हो गया 0 0 और 0, फिर ये बिचरंग 12 1 8 और 1 9 और ये हो गया 4,
029 4920। तो इनका गुणा कराने पर आ रहे हैं 4920, यानी कि 40 पदों तक योग आ गया आपके 4920। तो नीचे लिखेंगे अतः प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 है। प्रथम 40 धन पूर्णांकों के योग 4920 है, ये हमें ज्ञात करना था। आगे क्वेश्चन है 13वें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। 8 के प्रथम 15 जो गुणज है उनका योग ज्ञात करना है। तो पहले तो हम लिख लेंगे 8 के गुणज कौन कौन से होते हैं। एक तो 8 हो गया, एक 16, फिर 24। तो यहाँ लिखेंगे 8 के गुणज, 8 के गुणज यानी कि 8 का जिसके अंदर पूरा पूरा भाग जाता है, जो हमें एक एपी के रूप में प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक हो गया, पहला तो हो गया आपके 8, फिर 16, 24, 32, इस प्रकार यह चलता जाएगा, जिसके अंदर हमें पता चल गया कि प्रथम पद है 8, प्रथम पद हो जाएगा 8। सार्वंतर यानी कि डी यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाऊंगा, 8 में से 16 में से 8 गया तो ये आ गया 8। और अन का हमें मान दे रखा है कि 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो अन बराबर हमें दे रखा है 15, योग ज्ञात करना है। तो एपी के अन पदों तक का योग, एपी के अन पदों तक का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है अस अन बराबर अन बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 और डी। एपी के योग ज्ञात करने का सूत्र ये होता है। तो हमें अन का मान दे रखा है 15, यानी कि 15 तक योग ज्ञात करना है। यहाँ भी मैं अन की जगह लिखूंगा 15 बटा 2, फिर 2 ए की जगह यानी कि 8, प्लस का प्लस, अन की जगह 15 माइनस 1 और डी का मान निकाला अभी जो आ रहा है 8। इसको सरल करेंगे तो 15 2 से पार्ट से नहीं कट रहा, तो ये 15 बटा 2, 8 को 2 से गुणा किया 16, प्लस 15 में से 1 गया 14, गुणा करवानी है इसको 8, फिर 15 बटा 2, ये 16 का 16, 14 को 8 से गुणा करूंगा तो 112। अब इनको क्या करना है, 16 यहाँ पर आगे तो चल रहा है आपके 15 बटा 2, और 16 और 112 को जोड़ूंगा तो 2 और 6 हो गया पीछे, यहाँ पर 8 और 1 हो गया 2, तो ये हो जाएगा 128। अब 128 2 के पार्टे से काटूंगा तो ये 12 गया 6 बार, 4 ये 64 बार। तो 15 को गुणा करवानी है 64 से, 64 या 15 को गुणा करवाते हैं 64 से, 4 5 20, चल 2 5 अंक 30, 30 और 2 हो गए 32। फिर यहाँ गुणा करने से 4 और 6, 0 6 ये 9। तो इनका गुणा कराने पर आ रहे हैं ये 960, यानी कि 15 पदों तक योग आ गया 960। तो यहाँ लिखेंगे अतः एपी के 15 पदों तक का योग, एपी के 15 पदों तक का योग है 960 है। और हमें योग ज्ञात करने थे 8 के जो गुणज है उनके योग ज्ञात करने थे। चौदहवां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या को योग ज्ञात करना है। पहले तो विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो पहले तो हम निकालेंगे पहली विषम संख्या कौन सी होगी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद अंतिम से विषम संख्या और निकालेंगे, और उसके बाद इसमें टोटल 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या अन का मान निकालेंगे, और उसके बाद उसका योग ज्ञात करेंगे। तो पहले लिखेंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं,
0 और 50 के बीच विषम संख्या है जो एक हमें AP के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो पहले विषम संख्या 1, 1 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, फिर 3, फिर 5, इस प्रकार ये चलती जाएगी। और अंतिम से देखें तो 50 के अंदर 2 का भाग जा रहा है और आगे आगे आपके 49 के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है। तो ये पीछे से अंतिम पद वाला हो गया आपके 49। अब हम पहले अन का मान निकालेंगे। टोटल 1 से लेकर 49 तक टोटल विषम संख्या है कितनी, उसके बाद उनका योग याद करेंगे। तो 1 का मान यानी कि प्रथम पद हमें प्राप्त हो गया 1। डी यानी कि सारों अंतर हम निकालेंगे तो 2, 3 में से 1 घटाएंगे तो ये आ गया 2। और अंतिम पद यानी कि ए एन का मान दे रखा है 49, क्योंकि अंतिम पद हो गए आपके 49। 49 एक विषम संख्या है। अब पहले अन का मान निकालेंगे तो ए एन बराबर होता है ए प्लस कोष्टक n माइनस 1 और डी। ए एन का मान दे रखा है हमें 49 बराबर प्रथम पद 1, फिर प्लस का प्लस अन का मान निकालना तो n माइनस 1 इंटू डी का मान दे रखा है 2। एक प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर 49 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 और गुणा के अंदर 2। 49 में से 1 गया 48 बराबर n माइनस 1 गुणा के अंदर 2। अब ये 2 गुणा में नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, तो 48 बट्टे के अंदर 2 और यहाँ पर n माइनस 1। 48 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो ये जाएगा 2 24 बार और n माइनस 1। अब ये माइनस का एक इस साइड आएगा तो प्लस के अंदर, तो हमें n बराबर प्राप्त हो गया 24 और 1 हो गया 25। तो n का मान आ गया 25, यानी कि 1 से लेके और 49 तक टोटल संख्या वो है 25। अब हमें योग याद करना है, यहाँ लिखेंगे एपी के अन पदों तक का योग, एपी के अन पदों तक का योग। तो हमें अंतिम पद दे रखा है और प्रथम पद दे रखा है, तो हम वो अंतिम पद से योग याद करते हैं, वो सूत्र से करेंगे। तो एस एन बराबर होगा आपके n बट्टा 2 ए प्लस ए एन। ए आपके प्रथम पद, ए एन यानी कि अंतिम पद। तो अन का मान हमें दे रखा है, अन अभी निकाला 2 है 25 बट्टे के अंदर 2। फिर ए का मान हमें प्रथम पद दे रखा है 1, फिर प्लस का प्लस ए एन यानी कि अंतिम पद दे रखा है 49। ये हो गया 25 बट्टा 2, 1 और 49 हो गया 50 और 50 2 से काटा ऐसे गया 25 बार। और 25 को अब गुणा करवानी है 25 से, 25 को 25 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 625। तो 0 से लेके 50 तक जो बीच में विषम संख्या उनका योग आ गया 625। तो यहाँ लिखेंगे अतः 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग 625 है। विषम संख्या का योग 625 है। आगे क्वेश्चन आपके 15वां दे रखा है। 15वां क्वेश्चन है बड़ा, लेकिन इसका उत्तर आएगा वो छोटा ही आएगा। इसमें दे रखा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य करने का विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि आपको एक तिथि दे रखी है, उस दिनांक दे रखी है, उस दिनांक तक आप यदि कार्य करते हो तब तो आपको जुर्माना नहीं लगेगा। यदि उस दिनांक के बाद यदि कार्य विलंब से पूरा करते हो तब एक जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। एक जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा है। पहले दिन के लिए आपके 200 रुपये। आपको मान लो एक तिथि दे रखी है, जैसे 30 तारीख तक आपको कोई कार्य कंप्लीट करना है। यदि 31 तारीख हो गई तो आपको जुर्माने के रूप में आपको रुपए देने पड़ेंगे 200। उसके बाद दे रखा है दूसरे दिन के लिए आपको रुपए देने हैं 250। पहले दिन के लिए तो देने हैं आपको 200, अगर दूसरा दिन हो गया तब आपको 250 रुपये देने। यदि कार्य को 2 दिन लेट कंप्लीट करते हो तब आपको 250 रुपये देने। आगे दे रखा है तीसरे दिन के लिए 300, फिर आगे 300 रुपये इत्यादि, इस प्रकार आगे चलता जाएगा। आगे चौथे दिन का आ जाएगा 350, फिर 5वें दिन के लिए आपके आ जाएंगे 400। इस प्रकार आगे चलता जाएगा। प्रत्येक दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। 50 रुपये अधिक है। जैसे पहले था 200, फिर 50 बजा 250, फिर 300, ये 50 रुपये बढ़ते जाते हैं।
एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वे इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है, 30 दिन लेट कार्य को कंप्लीट करता है। अन का मान आपको दे रखा 30, तो उस ठेकेदार को कितने रुपए देने पड़ेंगे यदि वे इस कार्य को 30 दिन लेट कंप्लीट करता है। तो हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होगी, जैसे पहले 200 फिर 250 फिर ये बढ़ते जा रहे हैं। तो पहला पद हो गया 200 और इनका सार्वंतर हो गया, इसमें पहले ही दे रखा है कि 50 रुपये अधिक है यानी कि बढ़ता जाता है, तो 50 रुपये हो गया इसका सार्वंतर। और अन का मान हमें दे रखा है 30, तो उस ठेकेदार को जुर्माने के तौर पर कितनी राशि देनी पड़ेगी ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें एक एपी प्राप्त होगी, एपी बराबर हो जाएगी आपके पहले दिन के लिए जुर्माना है 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, इस प्रकार ये आगे चलती जाएगी। तो मैं यहाँ पर ये हो गया प्रथम पद यानी कि ए का मान आ गया 200। सार्वंतर निकालूंगा तो दूसरे पद में से पहला पद निकालूं, 250 में से 200 निकालूंगा तो ये आ जाएगा 50। अन का मान हमें दे रखा है कि वो 30 दिन लेट कार्य कंप्लीट करता है, 30 दिन बाद ये हो जाएगा अन का मान तीसरा। तो यहाँ लिखेंगे एपी के अन पदों तक का योग, एपी के अन पदों तक का योग। तो एपी के अन पदों तक योग होता है सन बराबर अन बटा 2 फिर गुणा कोष्टक अंदर 2a प्लस अन माइनस 1 और डी। अब इनके मान रखते जाएंगे। अन का मान हमें दे रखा है 30 बटे के अंदर 2, फिर 2 इंटू ए का मान हमें दे रखा है 200, प्रथम पद 200 है, फिर प्लस का प्लस, फिर अन का मान यहाँ पर 30 माइनस 1 और डी का मान हमें दे रखा है 50, डी यानी कि सार्वंतर। अब इसको सरल करते हैं। 2 के पाटे से 30 गया 15 बार, तो यहाँ पर तो आ गया 15, फिर गुणा 2 को 2 से गुणा करूँगा 200 से तो ये हो जाएगा 400, और फिर प्लस का प्लस 30 में से ये गया 29 और 29 को गुणा करवानी है 50 से। 29 को पहले गुणा करवा लेते हैं, यहाँ पर 29 को गुणा करवानी है 50 से, ये हो गया 0, ये हो गया 0, 5 नहीं होते हैं आपके 45, 45 का 5 असल 4, 10 10 और 4 हो गए 14, तो ये हो जाएंगे आपके 0 और 5, ये हो गया आपके 1450। तो यहाँ पर 15 इंटू 400 और इन दोनों को गुणा कराने पर 1450, ये हो जाएगा 15 इंटू 400 और 1450 हो गया आपके 1850। अब 1850 को गुणा करवानी है 15 से, तो यहाँ लिखेंगे 1850 को गुणा करवानी है 15 से, तो यह हो जाएगा 0 5 25 2 40 2 42 2 40 2 42 और आंसर 4, 5 का पार्ट एक बार 5 5 और 4 हो गए 9, फिर यहाँ का गुणा का निशान, ये आपके हो जाएंगे 0 5 8 और 1, ये 0 5 7 16 1 17 1 ये 2, तो इसको जुर्माने के तौर पर रुपए देने पड़ेंगे 27,750। तो इन दोनों गुणा कराने पर आ गए आपके 27,750। तो अब हमें पूछा है, नीचे लिखेंगे अतः ठेकेदार को जुर्माने के रूप में 27,750 रुपये अदा करने पड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे अतः ठेकेदार को जुर्माने के रूप में 27,750 रुपये 27,750 राशि अदा करनी पड़ेगी। ये इतनी राशि इसको अदा करनी पड़ेगी जुर्माने के तौर पर, उसके रुपए लगेंगे 27,750। आगे क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए
700 रुपये की राशि रखी गई है, कुल राशि रखी गई है वो है 700 रुपये की, टोटल पुरस्कार है वो 700 रुपये में 7 पुरस्कार लेकर आना है। ये आपको दे रखा है, रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक है, पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, जैसे मान लो एक पहला पुरस्कार है 60 का, तो दूसरा पुरस्कार होगा 20 रुपये कम यानी कि 40 का, पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। तो तीसरा पुरस्कार ये हो जाएगा आपके, इससे 20 रुपये कम करेंगे तो ये हो जाएगा 20 का। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, आपको बताना है कि प्रत्येक पुरस्कार कितने रुपए का होगा, ये आपको बताना है। माना पहला पुरस्कार मान लेते हैं x, माना पहला पुरस्कार ये मान लेते हैं कि वो है x, पहला पुरस्कार हो जाएगा x रुपए का, पहला पुरस्कार मान लेते हैं वो है x रुपए का। कुल पुरस्कार आपको दे रखे हैं 7, कुल पुरस्कार आपको दे रखे हैं 7, और कुल राशि आपको दे रखी है 700, यहाँ लिखेंगे कुल राशि आपको दे रखी है 700 रुपये। तो पहला पुरस्कार हमने माना था x रुपये का, तो मान ले पहला पुरस्कार हो गया x प्लस का प्लस। दूसरा पुरस्कार ये बोल रहा है कि 20 रुपये कम है, तो दूसरा पुरस्कार हो जाएगा x माइनस 20, पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम। आगे हो जाएगा तीसरा पुरस्कार हो जाएगा x माइनस 40 रुपये कम। फिर आगे चौथा पुरस्कार हो जाएगा x माइनस के एक पहले पुरस्कार में से ये घटाएंगे तो x 40, बाद में हो जाएगा 60। फिर आपके हो जाएगा पांचवा पुरस्कार हो जाएगा x माइनस के 80, और छठा पुरस्कार हो जाएगा x माइनस के 100, और सातवां पुरस्कार हो जाएगा x माइनस के 120, और टोटल ये इनके जोड़ करेंगे तो ये आ रहे हैं 700 रुपये कि टोटल रुपए आपके रखा 700 रुपये हैं। तो ये पहला पुरस्कार, दूसरा, तीसरा, चौथे पुरस्कार, पांचवा, छठा, सातवें पुरस्कार की राशि इतनी, छठे की इतनी, ये आपको हमने एक समीकरण के रूप में बनाया। तो हमें देखेंगे x का मान कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 7x इनको जोड़ने पर। फिर इनको जोड़ते हैं, 20 और 40 हो गए 60, 60 और 60 120, 120 और 80 हो गए 200, ये 300, 300 और 200, 300 और 120 हो गए आपके 420। तो ये आपको इनको जोड़ने पर हो गए आपके 420 बराबर हो गया 700। 420 प्लस में उस साइड जाएंगे तो माइनस के इस साइड, तो उस साइड जाएंगे प्लस के अंदर, तो 7x बराबर 700 प्लस 420। तो ये 7x, अब इनको जोड़ते हैं, 0 का 0 पीछे, 2 और 0 2, और ये आपके हो गया 11, तो ये हो गया आपके 1120। अब x का मान निकालना है तो 7 गुणा के अंदर नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, तो x बराबर हो जाएगा 1120 बटा 7। 1120 के अंदर 7 का भाग देना, 1120 के अंदर भाग देना 7 का, 1 7 7 तो 20 7 आ रही 14, तो एक बार लेंगे, 3 और 4 42, 6 7 42, तो x का मान आ गया 160, तो x बराबर आ गया 160 रुपये। x यानी कि पहला पुरस्कार होगा वो 160 रुपये का होगा, पहला पुरस्कार होगा वो 60 रुपये का होगा। आगे पूछा है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब पहला पुरस्कार 160 रुपये का, तो पहला पुरस्कार हो गया, तो यहाँ लिखेंगे अतः पुरस्कार हो जाएंगे, पहला पुरस्कार हो गया 160 रुपये। दूसरा निकालेंगे तो दूसरा यहाँ पर x की जगह लिखूंगा मैं 160, तो यहाँ पर लिखूंगा 160 माइनस 20। तीसरा पुरस्कार के लिए मैं लिखूंगा x की जगह 160 माइनस के 40। फिर चौथे पुरस्कार के लिए मैं लिखूंगा 160 माइनस के, जहाँ पर x है वहाँ पर 160 रखते जाएंगे 60। फिर आगे ये हो जाएगा 160 माइनस के 80, और उसके बाद हो जाएगा 160 और माइनस के 100, और उसके बाद अंतिम पुरस्कार की राशि हो जाएगी 160 माइनस के 120। अब इनका मान निकालते हैं। तो पहला पुरस्कार हो गया आपके 160 रुपये का,
पहला पुरस्कार की राशि होगी 160। दूसरे की निकालेंगे तो 160 में से 20 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 140। फिर तीसरे की निकालेंगे तो 160 में से 40 निकालेंगे, ये हो गया 120। फिर आगे निकालेंगे तो 100। फिर आगे निकालेंगे तो 80। फिर आगे का हो जाएगा 60 और फिर आगे का हो जाएगा 40। ये 7 पुरस्कार है, उनकी राशि आगे कि पहले पुरस्कार कितनी है, दूसरे की इतनी, तीसरे की इतनी। आगे क्वेश्चन है 17वां। 17वें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए, एक स्कूल के विद्यार्थी है जो वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा और वायु प्रदूषण कम करने के लिए आगे दे रखा ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग कक्षा के अंदर अनुभाग के अंदर बांट रखा है। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। आगे आपको दे रखा है जैसे कि कक्षा जो पहली कक्षा है उसका 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। जो पहली कक्षा है उसका 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा तो ये हो जाएगा 1। आगे दे रखा है कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। दूसरी कक्षा है उसका 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा तो ये हो जाएगा 2। आगे दे रखा है तीसरी कक्षा का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। तीसरी कक्षा का 1 अनुभाग है वो 3 पेड़ लगाएगा, 1 अनुभाग है वो 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12वीं तक चलता रहेगा। ये कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक इस प्रकार ये चलता रहेगा। आगे पूछा है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा के अनुभाग है 3। जैसे मान लो कक्षा है पहली कक्षा है इसके 3 अनुभाग है 3। और पहली कक्षा है जो 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाता है तो 3 अनुभाग पेड़ लगाएंगे 3। दूसरी कक्षा के भी 3 अनुभाग है और दूसरी कक्षा के 1 अनुभाग है जो 2 पेड़ लगाता है तो भाग है अनुभाग है 3 के अंदर, तो इसको 2 से गुणा करेंगे ये 6। तो दूसरी कक्षा वाले 6 पेड़ लगाएंगे, पहली कक्षा वाले 3 पेड़ लगाएंगे। फिर आगे तीसरी कक्षा निकालते हैं तो तीसरी कक्षा में इसमें बोल रखा है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है तो 3 से गुणा करूंगा। और तीसरी कक्षा वाला 1 अनुभाग है जो 1 पेड़ लगा, तीसरी कक्षा वाले 3 पेड़ लगाएंगे। तीसरी कक्षा का जो 1 अनुभाग है वो 3 पेड़ लगाएगा तो इनसे 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 9। इस प्रकार ये चलता जाएगा। जैसे 12वीं कक्षा है, 12वीं कक्षा वाले 1 अनुभाग है वो 12 पेड़ लगाएंगे तो 12वीं कक्षा के अंदर अनुभाग है 3 तो 12 को 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 36। तो 12वीं क्लास वाले 36 से पेड़ लगाएंगे। तो मैं आगे पूछा है कि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है। तो हम लिखेंगे कक्षा 1 के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। कक्षा 1 के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। अब कुल पेड़ों की संख्या कक्षा 1 का 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा और टोटल है अनुभाग 3 तो ये हो जाएगा 3 × 1 बराबर 3। तो कक्षा 1 है जो कक्षा पहली कक्षा है वो 3 पेड़ लगाएगी। फिर लिखेंगे कक्षा 2 के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। तो कक्षा 2 के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। तो कक्षा 2 में अनुभाग है 3 तो अगर कक्षा 2 के 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाता है तो 3 को 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 6। इसी प्रकार हमें एक कक्षा 3 का और निकाल लेते हैं। कक्षा
3 के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। तो कक्षा 3 के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या हो जाएगी 3 × 3 बराबर 9। तो हमें एक एपी के रूप में प्राप्त हो गई कि एपी बराबर हो जाएगी, जैसे मान लो कक्षा 1 के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ हैं 3, फिर 2 के 6, फिर 9, फिर 12, इस प्रकार चलती जाएगी। ये कक्षा आपको दे रखी है 12वीं कक्षा तक ये चलता जाएगा, 12वीं कक्षा तक। तो 12वीं कक्षा वाले विद्यार्थी पेड़ लगाएंगे कुल, जैसे 12वीं कक्षा के अनुभाग है 3 और एक अनुभाग 12 पेड़ लगेगा, तो इससे 3 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 36। तो 12वीं कक्षा वाले पेड़ लगेंगे टोटल 36। तो हमें यहाँ पर ए प्रथम पद प्राप्त हो गया 3। डी यानी कि सार्वंतर 6 में से 3 जाएगा, ये आ गया 3। और अंतिम पद ए एन बराबर हमें दे रखा है 36। और अन यानी कि कुल कक्षा है वो 12वीं तक है, तो अन का मान हो जाएगा 12। तो हमें यहाँ पर लिखेंगे, हमें अस अन बराबर होता है अन बटा 2 और ए प्लस ए एन। यदि हमें अंतिम पद दे रखा है तो इस सूत्र से हम योग ज्ञात कर सकते हैं। अन का मान हमें दे रखा है 12 कि 12वीं कक्षा तक है, तो अन का मान हमें दे रखा है 12, तो अन की जगह लिखूंगा 12 बटा 2, नीचे 2 आ जाएगा। ए यानी कि प्रथम पद दे रखा है आपको 3 प्लस अंतिम पद दे रखा है 36, तो 2 के पाटे से 12 गया 6 बार, तो ये आपके ये हो जाएगा। यहाँ तो है 6 और 3 और 36 हो गए 39, और अब 39 को गुणा करवानी है 6 से। 54, 4, 5, 3 6 18, 18, 23, ये हो जाएंगे 234। तो उस स्कूल के जो कुल विद्यार्थी हैं वो टोटल पेड़ लगेंगे 234 पेड़ लगेंगे। तो नीचे लिखेंगे विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या है 234 है, कि उस स्कूल के जो विद्यार्थी है वो कुल पेड़ लगाएंगे 234।